बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, क्या हम पाकिस्तान में एक न्यूट्रल पॉलिटिक्स की तरफ जा सकते हैं? जो कुछ सेनेट इलेक्शन में हुआ, जो कुछ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, इट फील्स लाइक वी आर वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। पूरी दुनिया ने इस चीज़ का तमाशा देखा, क्या हुआ, किस तरह हुआ। सादिक संजरानी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान जो कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेस्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि अजीबो गरीब सिचुएशन हुई। पहले पार्लियामेंट के अंदर से किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर सेलेक्ट हो गए और इलेक्ट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ, 7 वोट एकदम पता चला कि जी गलत जगह पर उनको टैग कर दिया गया है, पोस्ट कर दिया गया है, मोहरें गलत लगाई गई हैं। 1 वोट ऐसा निकला जो दोनों को दिया गया। एक बड़ी ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हमने देखी है इस पूरी सिनेरियो के अंदर। इस सारे सिचुएशन में कहा यह जा रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम की तरफ से, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है। सो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहने का यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, लेकिन मरियम नवाज इसके बरक्स कहती हैं। सो एज द डे पास हम उस डे एंड के ऊपर डिसाइड करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कैसी रही है। इज़ दैट सो? क्या इस तरह हमने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को की डेफिनेशन डिफाइन करनी है हर दूसरे दिन? नैब ने मरियम नवाज़ को बुला लिया है। नैब ने बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में ये रिक्वेस्ट की है कि मरियम नवाज़ की जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या होने जा रहा है? 16 तारीख को, 15 को मरियम नवाज़ को की हेयरिंग है और 16 को अब पीडीएम का जलसा एक दिन के लिए आगे कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बकाई ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच जी। और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की डेफिनेशन मेरे ख्याल में आए रोज़ अब बदल रही है। आप किस तरह देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर? और अगर हम इसका रेफरेंस दें स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ यूसुफ रज़ा गिलानी बिकेम द सेनेटर और उसके बाद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो ये इलेक्शन हुआ है, जिसके ऊपर अब ऑपोजिशन जो है ये हाई कोर्ट के अंदर जारी है, हाउ डू यू समराइज दिस? देखिए, आई डोंट थिंक इट इज हाउ पॉलिटिक्स इज फंक्शनिंग इन पाकिस्तान, इट इज हाउ डेमोक्रेसी इज फंक्शनिंग इन पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान का पहले तो मसला ये था, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें ना, तो हमारा जो जैसे ही पाकिस्तान की सियासी तारीख के बारे में बात होती थी, जो दूसरी बात होती थी वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से होती थी। फिर आपने देखा कि तकरीबन 1 दिहाई से अब ऊपर हो गया, एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी है। मतलब कम से कम जमहूरियत बिला तातुल चल रही है पाकिस्तान में। तो जाहिर है कि जब जमहूरियत बिला तातुल चल रही है तो अब सवाल उठ रहा है कि जमहूरियत की क्वालिटी क्या है, या जमहूरियत किस नौइयत से चलती है। दूसरी जो उससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि वो जो हमारे किरदार हैं जमहूरियत के, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, दीगर इदारे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को, वो क्या तैयार हैं जमहूरी अमल को तक़वियत देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और जहां उसकी डेफिशिएंसीज और फ्लॉज होती हैं उसको एड्रेस करने के लिए। मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैं बिल्कुल गैर सियासी तौर पे इस पूरी सूरत हाल को देख रही हूँ, तो मुझे किसी भी जमात में कोई तफरीक नज़र नहीं आती। मुझे किसी के भी रवैये, किरदार, बिहेवियर, एथिकल माइंडसेट में किसी किस्म की कोई तफरीक नज़र नहीं आती। क्योंकि मुझे लगता है कि वो, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी जो मेरा नहीं दिल चाह रहा, कि हाँ जी सियासत है, धंधा है, पर गंदा है, इसलिए हम सब इस धंधे को मज़ीद गंदा कर हसूले ताकत के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये पीछे तो इस तौर ये सामने आया है। वेल टेकन, वेल टेकन। नतीजे में एक जुमला मुझे और कहने दीजिए। इसके नतीजे में जो आम आदमी है वो क्या देख रहा था, उसने इमरान खान के साथ उम्मीद बांधी थी एक बेहतर पाकिस्तान की और एक बेहतर रहने की जगह की और इस मुल्क के लिए किसी इज्जत की। True. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो आम आदमी है वो मजीद मुश्किल में है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन हद से ज्यादा बढ़ गई है।
उस पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से एक सिटिंग हुकूमत का जो फोकस होना चाहिए वो एक बार फिर इस हुकूमत का भी फोकस कुजा उसके कि इस बात पर होता कि जी वो डिलीवरी करे, गवर्नेंस बेहतर करे, वो फिर कुर्सी बचाओ। बिल्कुल ठीक, ठीक हो, ठीक, जो कुल्ली तौर पर मुलव्वस। ठीक। जैल साहब, मुझे ज़रा इस सारे सिनेरियो को अब दूसरी साइड पर लेकर आने दीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट का रोल, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है। हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ और DGISI के साथ ओकेजनली मिलते हैं, पब्लिक होती हैं, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। सर क्यों, वाई इट्स सो? और जब हम PDM में देखते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जबकि मरियम नवाज का एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट आता है। सर तो मेरा दिन कैसा गुजरेगा, उसके एंड ऑफ द डे मैं बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है। इज दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट? देखिए, डॉक्टर साहब ने तो बहुत जबरदस्त बात की है, हमें एक तो उस पर भी गौर करना चाहिए। दूसरी चीज ये देखिए, हमारी स्टेज किस पे आ गए हैं हम। शख्सियत परस्ती में और अपने अपने जो सो कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स में इसका ज्यादा हार्डन हमने पोजीशन इख्तियार कर ली है कि हम गलत को गलत कहने को तैयार नहीं है, बल्कि हम गलत को जस्टिफाई करने को तैयार हैं और कर रहे हैं इसको बड़े जोर शोर से। अब जब जस्टिफिकेशन आपने देनी है, अपनी गलतियों और कोताहियों को आपने दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करनी, उनको कोशिश करना तो दूर की बात है, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करना, फिर आप कैसे आगे चलेंगे? फिर आपको इल्जाम तराशी के लिए कुछ तो चाहिए आपको, ऑपोजिशन पे चढ़ जाएंगे। आज पाकिस्तान में चूंकि एक तारीख रही है, भी काम से आगे चुरा तो नहीं सकते, इसलिए उस तारीख के तनाजुर में आप एस्टेब्लिशमेंट चढ़ दौड़ेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अगर हमारी सियासत 80 और 90 की दहाई में फंसी हुई है और हमने अपने आप को मेंटली उससे आगे ले जाने की कोशिश नहीं की, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि हमने जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो इक़दामात करने चाहिए थे वो करने के बजाय हम आपस में दस्तों गिरबान बैठे हुए हैं और हम उसी जगह फंस के खड़े रह गए हैं। बाकी लोग तो आगे निकल गए हैं। फ़ौज पाकिस्तान में जो आज लीडरशिप मौजूद है या रैंक एंड फाइल जो मौजूद है, वो टोटली चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखती है। जैसे आज से 15-20 साल जब मैं था वहां पे, इसको ये लोग आकर खून के दरिया से निकल के आए हैं और ये समझते हैं। अगर आपको याद हो, जनरल बाजवा साहब को जो चीफ बनाया था, उस वक्त यही नून लीग बड़े जोर शोर से कह रही थी कि जनरल बाजवा साहब डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, फेवर करते, इसलिए हम लेके आए हैं। और जनरल बाजवा ने अपने किरदार से ही साबित किया है। दूसरी चीज देखिए ये है, अगर हुकूमत के साथ चीफ आर्मी स्टाफ एक अंडर कमांड महकमा है ना प्राइम मिनिस्टर के, अगर उसके पास जाके बैठ जाए, मिल ले, कुछ कर ले, वो उसको भी हम गुस्से से देखते हैं। एक पेज पे होना मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब कहें और फौज जो है जाके उनकी प्रोटेक्शन पे खड़ी हो जाए, जब ये 2014 में धरना हो रहा था, वो तो ठीक है। अगर फौज आज के प्राइम मिनिस्टर की बात माने, वो गलत है। ठीक। तो मेरा कहने का मकसद ये, देखिए, हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारी सियासी बलूगत बहुत एक स्टेज से आगे हम नहीं जा सके। उसमें हम इस सियासत को एक डील मेकिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें बदकिस्मती ये है कि हम नुकसान क्या किया है। आम आदमी इस सारे सिस्टम से अलग थलग होता जा रहा है क्योंकि उसका स्टेक इसमें कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब इस सारे इलेक्शन को फिर बात आते हैं। अब देखिए, ये सारा जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इसमें एक मेरा या आपका या जो आम मजदूर है उसका क्या स्टेक था इसमें? अगर गिलानी साहब बन जाते तो मेरा क्या फायदा? तो क्या हो जाना था, और संजरानी बन गए तो क्या हो गया? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, दो चीज़ें अब हम लोग इसमें आई रियली वांट कि हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दें। एक है हमारी सियासत और एक है परफॉर्मेंस। क्योंकि परफॉर्मेंस हो नहीं रही, जिस तरह जनरल साहब भी कह रहे हैं, पूरा मुल्क पता है परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हो रही, लेकिन हमारी जिद है कि नहीं जी, हम लोग सारा मलबा उठाकर पिछड़ों पे फेंकें। कितनी देर तक हम लोग इस पर डिस्कशन करते रहेंगे कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने किया, और कब तक हम इसको जस्टिफाई करते रहेंगे कि जी हमें तो आए अभी 2-2.5 साल हुए हैं, हमसे ना पूछा जाए? इस पे क्या आपका व्यू है? देखिए, मैं आपसे यही गुजारिश करूँ ना कि ये हुकूमत ने शुरू में कोशिश भी की और कुछ काम कर भी रही है। वैसे मैं इन ऑल ऑनेस्टी में आपसे कहूँ, हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, जिसको आप जो भी कह लें कि हाइब्रिड हुकूमत है या कुछ कंपल्शंस हैं
जो भी वजह हुई उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें ये हुकूमत ने की हैं जो रियासत के लिए सूदमंद हैं या फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उसके साथ ये भी हुआ है कि ये हुकूमत भी अपनी बका की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान की बका की जंग नहीं लड़ रही, पाकिस्तान की आम आदमी की बका की जंग नहीं लड़ रही, एक आम आदमी को बेहतर जिंदगी देने की जंग नहीं लड़ रही। ये हुकूमत इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है और जब और इसकी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो उसमें सर्फ हो रही हैं। लेकिन मैं एक और बात आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि बहुत बात हो रही है, अस्करियत जीत गई, रियासत का किरदार, डीप स्टेट, फलां ठमां, ऑनगोइंग डिस्कशन है और पाकिस्तान में ये मज़ीद समझिए इसकी कॉनोटेशन और भी डिफरेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द बैगेज दैट वी हैव। अमेरिकी इलेक्शंस पर निगाह डाल लीजिए ना, अभी अमेरिकन इलेक्शंस में ट्रंप को डिफीट किया गया, बाइडेन को लाया गया। कोई एनालिसिस पढ़ लीजिए अमेरिकन इलेक्शंस पे, वहाँ ये कहते हैं कि इस वक्त जो अमेरिकन इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए इसमें डीप स्टेट का किरदार है और अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी डीप स्टेट से जरा सी एक्सपेंडेड है। वहाँ पे डीप स्टेट का मतलब है कि थिंकिंग टैंक, सिविल सोसाइटी, मतलब जो सोच और फहम रखने वाले लोग हैं वो भी डीप स्टेट हैं और ऑफ कोर्स द एस्टैब्लिशमेंट इज द डीप स्टेट। वहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप हुआ कि कंटिन्यूटी विद ट्रम्प वुड बी डेट्रिमेंटल फॉर द कंट्री और उसके नतीजे में आपने जो इलेक्शन रिजल्ट्स देखे, जो मीडिया का किरदार देखा और उसका आपने ब्लो बैक भी देखा, मतलब ट्रंप ने उसको फाइट बैक भी किया। फिर उसमें कैपिटल हिल का जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो उसके हवाले से कांग्रेस में हियरिंग्स हुई, इम्पीच नहीं हुए ट्रंप, लेकिन उनकी शेमिंग जरूर हुई और उन्हें बैक ऑफ जरूर करना पड़ा। ठीक, हमारे यहाँ जब सियासत में आप एथिकल बिहेवियर से हटते हैं तो कुजा इसके कि दूसरे लोग अपने आप को रोक लगाएं और जो उस बिहेवियर से हटा हो उसको शेम इन करें या उसको बुरा भला कहें, हम सब उस कीचड़ में कूद जाते हैं। एग्जैक्टली सेनेट इलेक्शंस में एग्जैक्टली ये हुआ। बिल्कुल ठीक। मतलब मैंने एक ट्वीट लगाई थी, मैंने कहा कि ये जो फ्लॉग्ड ये जो वोट्स हैं, ये जो आपके आए हैं बोगस वोट्स या व्हाटएवर, इट्स बिकम अ विप टू फ्लॉग डेमोक्रेसी। मतलब पहले एक जमात ने वोट्स का इस्तेमाल किए जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने के लिए और अब दूसरी जमात ने किया। खेल तो खेला गया। ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक का जी आ जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लें व्यूअर्स, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात शुरू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। जैल साहब, डॉक्टर साहबा की पॉइंट वैलिड हैं, उस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए। दो तीन और चीज़ें हैं, इदारे पल्लड़े में वज़न डालें तो जी गलत है। इट फील्स लाइक ये अब एक बयानिया बन रहा है कि जी इदारे साथ हैं तो इसका मतलब है गलत है, लेकिन जब पैसे और टिकटें और ये सब कुछ पल्लड़े में डाले जाएं तो वो ठीक है। ये क्या जस्टिफिकेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा था ना कि हमने गलत को गलत समझना छोड़ दिया है, गलत को गलत कहना छोड़ दिया है, बल्कि इसकी हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली कि जी चूंकि आपने इसकी थी, ये गलत थी, होगी या सही होगी, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसलिए मैं गलत नहीं हूं इस बात पे। देखिए, इशू हमारे लिए बहुत सीरियस इशू बनते जा रहे हैं। हमारे जो सियासी लीडरशिप है, मेरे बदकिस्मती से मेरे शायद सोच मेरी गलत हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद ये कैपेसिटी में नहीं है ये नेशनल इश्यूज को समझना, इनको आगे लेके चलना। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, हमने सियासत का कर क्या दिया है? पार्टी लीडर अपनी मर्जी टिकट देता है। बिल्कुल। पार्टी लीडर उस बंदे को टिकट देता है जो पार्टी लीडर को पसंद है, वो जाके असेंबली में बैठ जाता है। वहां पर आपने आइन में जो भी शिकदगी होगी
लेकिन डर के मारे आपके नेशनल असेंबली में लोग बात नहीं करते पार्टी पोजीशन के खिलाफ। डॉक्टर साहब हम लोग शामिल थे जब हमने टूथ एंड नेल अपोज किया और इसी पार्लियामेंट को मजबूर किया कि यमन की आग में कूदने से बचा जाए हमारा, वरना हमारा उसको प्राइम मिनिस्टर तो एग्री करके आ गए थे हमारे साथ। बिल्कुल ठीक। अब और उनकी पार्टी का बंदा खड़ा होने को तैयार नहीं था। आपने पार्टी में जाके असेंबली में जाके बैठ गए। असेंबली में अगर तो एक पार्टी की मेजोरिटी है तो वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहेंगे हम सारे, क्योंकि असेंबली उनके अंडर कंट्रोल है, जहां से लॉ मेकिंग होनी है। जो एग्जीक्यूटिव है वो उनके अंडर कमांड है। जो लॉ मेकिंग और जो एग्जीक्यूटिव एक मिल के बैठ के खड़े हो गए, एक आदमी का कंट्रोल है। आप बताइए वो कैसे मुल्क को चला सकता है उससे? ठीक, वो कैसे मुल्क को ठीक चला सकता है? वो इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो कहते हैं, और जो डेमोक्रेसी का हम कह रहे हैं जिस शक्ल में पाकिस्तान ने नाफिज की हुई है, इससे बदतर तो अमरीका पाकिस्तान में कभी हुई नहीं कभी चीज की। टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी लेके हम बैठ जाते हैं वहां पे। चलो एक नहीं दो या तीन होंगे, दो या तीन अगर पार्टी लीडर्स एक साथ मिलकर बैठ जाएं तो जो मर्जी चाहे करते रहे, उनके मेंबर्स बोल नहीं सकते दाएं बाएं। हमने अपनी असेंबली को कैदी बना के रख दिया हुआ है। इसी तरीके से जो आपकी सेनेट थी, सेनेट में जो इसका मेन मकसद तो यही था कि आपके मुल्क सीधा ब्रेन्स आपके मुल्क के जो नॉर्मल इलेक्शन लड़के नहीं जा सकते, एक वो और हर सूबे को बराबर नुमाइंदगी मिले। हर सूबे के जो ब्रेन्स आपके बैठे, बिल्कुल द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे बड़े थिंक टैंक का काम करें। बिल्कुल ठीक। आपने किया सेनेट में जाते कौन से लोग हैं उसमें? तो आपको ये चीजें गौर करनी पड़ेंगी, वरना द काइंड ऑफ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो हम चला रहे हैं, अवाम इससे अगर बेजार हो गए जो होते जा रहे हैं इससे, बिल्कुल ठीक, तो फिर हमारे लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। ये डेमोक्रेसी और ये गवर्नेंस सारी भाग के ले जाएगी अवाम इसमें। बिल्कुल। भूखा आदमी अपने बच्चे को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सैनेटर्स में हमने देखा, सैनेटर्स ने कुरान पर हल्फ लिए। आई फील लाइक, मेरा पर्सनल व्यू है कि सियासत को बेतौकीर करने की पूरी कोशिश की गई है और सियासत बेतौकीर हो गई है। इससे आगे अब क्या हो सकता है? इससे आगे अब हम कौन सी सियासत देखेंगे, कौन सी जमहूरियत देखेंगे? इससे आगे क्या है? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, मैं बहुत माजरत के साथ ये अर्ज करूं कि और ऐसा ना हो कि कोई मुझ पर ब्लास्फेमी का फतवा भी लगा दे, लेकिन जितने झूठ हल्फ लेके बोले जाते हैं उतने झूठ और कहीं नहीं बोले जाते। सबसे ज्यादा झूठ अदालत में बोले जाते हैं। ट्रू, सही कह रही हैं आप। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब आप। और उतने ही झूठ आप ये जो हमारे ओहदेदारान जो होते हैं, जो हल्फ उठाते हैं और फिर उस हल्फ का मजाक उड़ाते हैं। तो हल्फ की बात तो रहने दीजिए। लेकिन देखिए, मेरे लिए जो लम्हा फिक्रिया है और जिस बात के लिए मुझे वाकई हमें लगता है कि एज रिस्पॉन्सिबल बीइंग्स ऑफ द सिविल सोसाइटी हमें सोचना चाहिए कि ये होगा क्या एग्जैक्टली। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये तो किसी हालत खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि मौलाना साहब तो फिर यही फरमा रहे हैं। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि हम फिर इस्तीफों की सियासत की तरफ जाएंगे, हम फिर लॉन्ग मार्च की सियासत की तरफ जाएंगे, हम 1-2 दिन आगे बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो सियासी चपखलिश है, ये पाकिस्तान के नसीब का हिस्सा रहेगी अगले 2-2.5 साल भी, जब तक प्रॉब्ली नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं होते। अब इस पूरी सूरत हाल में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ एक पीस प्रोसेस है जिसके लिए पाकिस्तान को इस वक्त पिवट स्टेट कहा जा रहा है। इंडिया के साथ आपको मोदी की बिलिग्रेंस का बिल्कुल अंदाजा है, गिलगित बल्तिस्तान पे जो उनके डिजाइन्स हैं उसका आपको अंदाजा है। उससे भी अहम बात ये कि एक कंट्री, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप इसको अपने लिए सिल्वर बुलेट समझते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कोई भी मुल्क ये तो नहीं कर सकता कि आप कुछ भी ना करें, आप बिल्कुल ठीक के लिए कुछ भी ना करें और वो एक बॉटमलेस पिट के अंदर पैसा डालता जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जल साहब, ये तो कोई आपके लिए करेगा ना। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इस वक्त जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसमें हैंग करता है पाकिस्तान का सिक्योरिटी का फ्यूचर और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी का फ्यूचर। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हर चीज जो है वो तनकीद बराए तनकीद की नजर है, हर चीज जो है वो सियासी मफाद को पेश नजर रखकर फिर उस पर कमेंट आता है। मैं ये नहीं कह रही इमरान खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन मैं आपसे ये भी गुजारिश कर रही हूँ कि ये जो इस वक्त रवैया है हमारे ऑपोजिशन बेंचेस का,
ये हुकूमत को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है। और मुझे ख्याल है कि यहाँ रीथिंक की जरूरत है। आप देख लीजिए 2 दिन में स्टॉक एक्सचेंज का क्या बिल्कुल ऐसे, आई एग्री डॉक्टर साहब। जैन साहब, 2 चीज़ें और इस जो डॉक्टर साहब बात कह रही हैं, इससे 2 चीज़ें अखज़ होती हैं, एक हमारी सिक्योरिटी और एक इकोनॉमिक सिचुएशन। सर, सियासत इंटरनली हम देखें तो सबसे इस वक्त जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो हुकूमत और पीडीएम के दरमियान जो इस वक्त चल रहा है। अगर मैं हुकूमत में हूं, अगर मैं वजीर आज़म हूं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं वजीर आज़म नहीं हूं और मेरे पे कोई केसेस चल रहे हैं या मुझसे पूछा जा रहा है तो ये पूरा निज़ाम ख़राब है, इस निज़ाम को नहीं चलना चाहिए। इस अप्रोच के साथ एक तशद्दुद की सोच हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आ रही है, आ चुकी है काफी हद तक, अब मजीद आ रही है। सर, तो इसको फिर एड्रेस कैसे किया जाएगा? देखिए, इससे भी खतरनाक चीज सूरत हाल है। अब वो पता नहीं वो सही है या गलत है। मैंने अगले दिन मेरे खत नजर से गुजरा जो मुबैना तौर पर मौलाना फजल रहमान ने लिखा था, जिन्होंने आम लोगों को एड्रेस किया था जी, और उसमें जिन्होंने जो भी चीजें उठाई, जो सियासी पॉइंट्स तो अलग थे, उन्होंने कहा कि आपके दीन को और जो है अपने खत्म नबूवत को और उन चीजों को उठाया गया जो सेटल्ड है, जिसके बारे में कोई हुकूमत कोई जरूरत कर सकती ही नहीं है। True. उनको उठाया उन्होंने और उनको उभारने की, लोग जिस बात उभारने की कोशिश की गई। हम यहाँ तक तो चले गए हैं, खून खराबा कराने की हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। हमें कोई इसकी फिक्र नहीं है कि जो हमारे जलसे जुलूस आएंगे, लॉन्ग मार्च में आएंगे लोग, इनमें से कितनों की जाने जाएंगी, कितना कुछ होगा, हमें से कोई सरोकार नहीं है। अब देखिए करना क्या चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मौजूद तरीन शख्सियत है इस वक्त, वो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वहां के इलाबत भी है वो अगर इन सबको बिठाएं, इनसे एक दफा पूछ तो लें क्या मसला क्या है, क्यों ये जुर्म को अपनी सियासत से अलहदा करने को तैयार नहीं है। अगर ये जुर्म से सियासत को अलहदा करने को तैयार नहीं है और इनकी सारी सियासत सिर्फ अपने जुराइम को छुपाने के लिए है या उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है या उनको किसी तरीके से लीगली अपने आप को निकालने के लिए है, फिर तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को फिर अड़ना पड़ेगा और दे हैव टू गो एंड टेक ऑल दोज अनप्रेजेंट डिसीजंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। लेकिन उसके लिए हुकूमत को अपनी क्रेडिबिलिटी अवाम में बहाल करनी पड़ेगी। अगर अवाम उसके साथ होंगे, then only then the government can take that kind of a decision। लेकिन उससे पहले हुज्जत तमाम करने में कोई हर्ज नहीं है कि ये बैठ के जो आप नेशनल डायलॉग की बात कर रहे थे, विदाउट इन्वॉल्विंग एनीवन, आप प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है हमारे पाकिस्तान के, वो बुलाए सबको और बुला के पूछे क्या मसाइल क्या है आपके, और बता दें क्लियरली कि भाई जो तो आप पे जराइम है, अदालतों के मसाइल है, उधर रहने दीजिए, आप बताइए बात क्या आपकी जो है। तो वहां पे बैठ के नहीं होते, कम से कम अवाम को तो पता हो कि एक कोशिश की गई है सीरियसली। नहीं, बिल्कुल ठीक। 2 चीजें डॉक्टर साहब, 2 चीजें। एक तो मैं जरा जुर्म की बात करूं, एक बात मैं और कहना डॉक्टर साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मुझे जरा इसका जवाब साथ दे दीजिएगा। 2 चीजें, एक तो आप, आई रियली वांट आप इस पे रिस्पॉन्ड करें। हमने देखा कल परसों में सीनियर रहनुमा है जावेद लतीफ साहब, उन्होंने कहा कि अगर मरियम को कुछ हो गया तो जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे, और अगर मरियम को कुछ हो गया तो हम खप्पे नहीं कहेंगे। मुझे आप सिर्फ एक चीज बताएं, सियासत और आपका मुल्क 2 फर्क चीजें हैं। आप किस तरह ऐसे जुमले बयान करते हैं, और वेरी सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो आंखें बंद कर कर इस पर यकीन कर लेते हैं कि जी जो ये कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात वो कहते हैं ना कि बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। उस पाकिस्तान की सियासत का सच ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ एलिमिनेशन तो हमारा हिस्सा रही है ना, और लियाकत अली खान, फिर मतलब हमें उनके साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह ज़ियाउल हक साहब को भी एलिमिनेट किया गया था वो सही तो नहीं था ना। True. और फिर बेनज़ीर भुट्टो को हमने खोया, फिर भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ। तो ये एक आपकी सियासत का एक बैगेज तो है। तो वहाँ पर इस किस्म की बात आना, अगर एक जमात बहुत समझिए परेशान है इस हवाले से, अपनी लीडरशिप के हवाले से, तो उसमें और जाहिर है क्योंकि मरियम नवाज जो हैं वो एक्चुअली बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस कर जाती हैं। True, बिल्कुल ठीक। क्रिटिकल हैं, और वो ये इस हद तक आगे बढ़ जाती हैं अपने बयानिए में कि वो ये भी भूल जाती हैं कि वो रियासत का नुकसान कर रही हैं। Very right. जाहिर है कि जब ये बातें कह देती हैं
तो उसके बाद एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, खौफजदा होती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये बाड़ बांधी जा रही है। ओके और इस बाड़ को पे लोग बिलीव इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एक हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो ये बात तो अपनी जगह हो गई, लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूं कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ना, हमारी ये जो दरारें हैं जी। हमारी सियासत में, ये सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रह गई, ये दरारें तो अब अदलिया में भी हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम, आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम थोड़ा कम हो गया, मैं सिर्फ लास्ट कमेंट ले लूं जनरल साहब से। जनरल साहब, जुर्म और सियासत पाकिस्तान में साथ ही चलेगी, प्रेसिडेंट कितने इफेक्टिव होंगे कितने नहीं होंगे ये आपको और मुझे, डॉक्टर हुमा बकाई, हम सबको पता है। चीजें आगे चलती नजर आ रही हैं, शॉर्टली बताइएगा जी। जी नहीं, अनलेस यू ट्राई वेरी हार्ड, चीजें आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, डॉक्टर हुमा बकाई, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्यूअर्स। यहाँ एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो एक लीगल सिनेरियो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को लेकर, इस पर बात करेंगे और मेरे साथ होंगे अशतर औसाफ साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं इस वक्त। हुकूमत कहती है बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं, और पीडीएम कहती है, अपोजिशन कहती है कि नहीं, हम इसको लेकर कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और कल बरोज़ मंडे ये लोग अब कोर्ट में भी जा रहे हैं। क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है? क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो हुई है, और क्या कुछ इसको रीएड्रेस करने के लिए ज़रूरत है? अगर ये गलत हुआ है तो रीएड्रेस क्या हुआ, इसको किया जा सकता है, और अगर ये ठीक है तो फिर इसके ऊपर इतनी सारी डिबेट क्यों हो रही है? लीगल एक्सपर्ट्स इसके ऊपर क्या कहते हैं? मुझे इस पे बात करने के लिए इस वक्त ज्वाइन किया है अशतर औसाफ अली साहब ने, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अशतर साहब, सबसे पहले चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है, क्या वो चैलेंज हो सकता है? क्यों? क्योंकि हुकूमत कहती है कि ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स थी और ये चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ऑपोजिशन कह रही है कि ये चैलेंज हो सकता है जी। बड़ी दिलचस्प डिबेट चल रही है। आपकी इजाज़त से मैं छोटी सी डाइग्रेशन करूंगा। जी जी प्लीज। मेरा दिल चाहता है कि हम ये टॉक शोज में इस पे बात करें कि महंगाई को कैसे रेस्ट किया जा सकता है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है, एग्रीकल्चर के ऊपर किस तरीके से हम कंसंट्रेट करें, उसको कैसे फ़रोग़ दें, गरीब आदमी का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करें, जो मिडिल क्लास है उसको कैसे बढ़ाएं। वो मैं कोई किसी भी चैनल पे ये चीज़ नहीं देख रहा। खैर, आपका सवाल, पहली बात कि ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो है इसकी भी तशरीह हो चुकी है। वो लेजिस्लेटिव बिजनेस की बात है, जो वहाँ तकरीरें की जाती हैं उसकी बात है। और अब तो जूरिस्प्रूडेंस ये भी डेवलप हो गई है कि अगर वो तकरीर जो पार्लियामेंट में की गई, अगर उसको किसी ने बाहर निकल के बात की या ये सब चीज़ें हुई तो वो भी देखी जा सकती हैं। और ये पिछले दिनों केसेस में देखा। लेकिन ये तो इलेक्शन की बात है और इसमें कुछ जिम्मेदारियां हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैं, जो कि 2017 के इलेक्शन एक्ट ने साफ तौर पे बता दी गई। 2017 के इलेक्शन एक्ट में ये भी लिखा गया है कि कौन से बैलेट पेपर्स मुस्तरद हो सकते हैं, कैसे उनको चैलेंज किया जाएगा और ये सब बात। तो वो जो है ना ड्यू प्रोसेस, जो 10A की बात है जी, वो इन सब को कवर करता है और इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के। इलेक्शन इजहार राय का एक जरिया है और लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है वो भी, उसमें भी हर आदमी जो है उसका एक हक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकता। अच्छा सर, दूसरी चीज़ मुझे बताएं, जिस तरह अभी बात हो रही है, एक थोड़ा सा मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूं। लीगल फैटर्निटी कह रही है कि जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाया जा सकता है, लेकिन एक डिस्कशन ये भी है कि क्या ये ट्रिब्यूनल के पास या इलेक्शन कमीशन के पास जाया जा सकता है? इसको भी ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा जी। मेरी जानिब से इसके ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो शायद नहीं बनता, लेकिन
ज़रूर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि नोटिफिकेशन से पहले वो एक कैंडिडेट की दरखास्त के ऊपर, और ये जो कुछ हो रहा है इर्द-गिर्द हमारे, वो कैंडिडेट्स की दरखास्तें नहीं है, वो तो पार्टीज की दरखास्तें हैं, लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कैंडिडेट है, जिस कैंडिडेट के जो वोट मुस्तरद हुए हैं, और वो नहीं जिन्होंने वोट दिया है, वो तो फिर गलत हो जाएगा। जिनके वोट मुस्तरद किए गए, जिनके हक में आए थे, वो जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जनाब ये नज़ीर है, ये नज़ीर है, ये नज़ीर है, और ये वोट आप देख लीजिए, इसमें इजहार राय बहुत सफाई से नज़र आ रही है, और उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मुख्तलिफ खाने बने हुए हों। और सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर है इसके ऊपर कि अगर नाम के ऊपर भी मुहर लगा दी गई है तो वो मैनिफेस्टेशन है एक आदमी, एक वोटर की इजहार राय की, तो इसके ऊपर पिटिशन बिल्कुल हो सकेगी। ठीक, अच्छा सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और चीज़, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बड़ी बात हो रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या ये अथॉरिटी थी, उसके साथ ये भी डिस्कशन आ रही है कि जी जो आईनी इख्तियार था वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको दिया था। सर इसको भी ज़रा बताइएगा कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है उसको हम कैसे टेकअप कर रहे हैं जी? हाँ, देखिए आइन ये बताता है कि सदर पाकिस्तान नॉमिनेट कर सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। आइन ये नहीं कहता कि सदर पाकिस्तान इसमें को अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है या वो इख्तियार को किसी को डेलीगेट कर सकता है या वदियत कर सकता है उसकी। बिल्कुल ठीक। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है और स्टैट्यूट में भी लिखा हुआ है कि उसने किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करना है, और उसको ये भी बताया गया है कि कौन से वोट को किस तरीके से उसने मुस्तरद करना है। अगर वो उस कसौटी पे जो कि कानून ने बताई हुई है पूरा नहीं उतरता तो ही हैज़ ट्रांसग्रेस्ड हिज ज्यूरिसडिक्शन, यानी उनका जो इख्तियार था, जो उनके पास काम करना था, उन्होंने उस काम को उन्होंने दूसरे तरीके से सरअंजाम नहीं दिया। और यहाँ पे तो सरीहन नज़र आ रहा है कि एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया है, और ये सारा जो सिलसिला बना, ये जो कैमरों का लगाना और ये सब चीज़ें, ये प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, यानी जो मजमूई तौर पे सारी बात बनी है, उससे ये जाहिर होता है कि बदनीयती पे मबनी है, और इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन पिटिशन भी हो सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन भी लाई करेगी। ठीक सर, ये जो वोट अभी जिस तरह बात करें, जो रिजेक्टेड वोट्स का स्टेटस अगर मैं बात करूं, वो जो बताया गया था, जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि जी नाम खाने के अंदर लिखा हुआ है, ऊपर नाम लिखा हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और नीचे अपोजिशन का अब्बासी साहब का एंड ऑल दैट। उसके बाद कहा गया कि खाने के अंदर नाम भी शामिल है, और कोई ममानियत है इसको कि अगर उन्होंने नाम के ऊपर स्टैंप कर दी और नाम के आगे नहीं की, इस तरह की कोई चीज़ लीगली डू यू थिंक इट्स वैलिड? नो, इट इज़ नॉट वैलिड एट ऑल। इट इज़ नॉट वैलिड एट ऑल। ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। इस वजह से दुरुस्त नहीं है कि जब आप इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, यानी जो कि आपको बताया गया आपको कि किस तरीके से आपने वोट कास्ट करना है, एक तो बैलेट बॉक्स के बाहर भी लिखा हुआ था और अंग्रेजी में भी है, कहीं ममानियत नहीं है। ममानियत किसकी है? टिक लगाने की। वो आप देखेंगे कि ममानियत के लिए जो चीज़ मना है वो ख़ास तौर पे बता दी गई। अगर वो ममानियत में नहीं आती चीज़ें तो फिर वो जायज़ है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें देखना यह है कि इजहार राय क्या हतमी है या उसमें अभाम है। तो जब नाम के ऊपर, और वो खाने ही में, उसमें भी कोई लाइनें नहीं, बिल्कुल नहीं, जब ना हो इस तरह तो कोई अभाम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अददी लिहाज से ये सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है कि कोई अभाम किसी तरह का भी रहा। आई थिंक ये अपसेट हो जाएगा, ये इलेक्शन मशकूक हो गया है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, कानून साजी की अगर मैं बात करूं और सेनेट की बात करूं, और अगर यही चीज़ प्रिवेल करती है तो इसका इम्पैक्ट आप क्या आते देख रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जब अपर हाउस के अंदर चीज़ें आएंगी तो वहां पर तो सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी, वहां तो जो अपोजिशन के हैं वो अपोजिशन को ही वोट देंगे और जो हुकूमत के अरकान हैं वो हुकूमत की बिल को सपोर्ट करेंगे। वहां पर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? नहीं, वहाँ पे भी जो 63A में वो तमाम ऐसा नहीं है, हर तरह की कानून साजी की बात नहीं है। मेरे पास मौजूद है आइन जी जी, और उसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये कि वो फ्लोर क्रॉस करते हैं, दूसरी पार्टी को चले जाते हैं, वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस
contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of the Prime Minister or the Chief Minister, a vote of confidence or a vote of no confidence, or a money bill or a constitutional amendment. अगर आम legislation है तो क्यों नहीं जा सकते हैं? देखिए, पार्लियामेंट में बैठने का ये मतलब नहीं कि आप एक डिवाइडेड लाइन होगी और आप किसी चीज़ की हिमायत नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक कबीह बात हो जाएगी, एक गलत बात हो जाएगी अगर आप इस तरह की बातें जो हैं ये कह दें कि जनाब चूंकि एक आम लेजिस्लेशन थी, ठीक, उस आम लेजिस्लेशन में लोग मिल गए। अब कंसेंसस से भी तो होता है ना, ट्रू, तो कंसेंसस हम क्यों नहीं कर सकते? अगर अवामी मफाद का कोई मामला है तो आज फिर मैं कहूँगा खुदारा इकट्ठे हो जाएं, अवाम पहले और आप बाद में हैं, और पार्लियामेंट में जब आपको भेजा जाता है तो अवाम के लिए है, ना कि आप पार्टीज की क़यादत की तरफ ही सिर्फ देखते रहें। प्लीज, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। जो पार्टी की क़यादत, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, वही पार्टी को मुतहरक रखती है और वही बनाती है, लेकिन वर्कर्स ही पार्टी को बनाते हैं। और एक सेन पार्लियामेंट्री वॉइस जो है वो शायद पूरे हाउस के मिजाज को बदल देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अशरफ अली साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, जिस तरह भी बात हुई, लीगल एस्पेक्ट्स जो इस वक्त तक सामने आए हैं, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, उस पर हमने कानूनी राय ली अशरफ साहब की। ज़रूरी, मैं बिल्कुल कहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे ज़रूरी ये है कि मुल्क इकट्ठा रहे, ज़रूरी ये है कि इश्यूज़ को एड्रेस किए जाएँ और एक आम आदमी का एतमाद इस सियासत पर से ख़त्म ना हो, हमारे सियासतदानों, हमारी लीडरशिप के ऊपर से ख़त्म ना हो। जो आई एम सॉरी टू से, अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि पीपल आर एक्चुअली मिसिंग दैट लिंक, कि इन पर ट्रस्ट करना क्या ज़रूरी है या नहीं। अब इस लेवल पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।